मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी सी मोन्टेज के साथ जिसमें धरती की बर्बादी दिखाई गई है। 10 साल पहले एक सोलार फ्लेयर ने ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से टेम्परेचर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। प्लेनेट अर्थ अब ज्यादा देर तक इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं रही। यूवी रेडिएशंस ने उसे जला दिया है और अब यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर होता है। फिंच, जो कि कुछ बचे हुए लोगों में से एक है, शुरुआत में दिखाई देता है। वो एक रोबोटिक इंजीनियर है और उसके पास एक सूट है जो उसे हीट और यूवी रेज से बचाता है। जैसे हर रोज वो अपने रोबोट डेवी के साथ सप्लाईज ढूंढने के लिए निकलता है। जब वो एक स्टोर के अंदर जाता है तो उसकी डिवाइस दिखाती है कि यहाँ पर यूवी रेडिएशंस का लेवल काफी ज्यादा है। तभी उसका रोबोट स्टोर में जो कुछ भी बचा है उसको इकट्ठा करता है। फिंच कुछ डॉग फूड भी उठाता है। स्टोर से निकलने के बाद फिंच उस जगह को मार्क कर लेता है ताकि उसके ज़हन में रहे कि यहाँ पर वो सप्लाईज ले चुका है। अगले सीन में फिंच एक सुनसान टाउन से गुजरता है जो ओजोन लेयर के खत्म होने की वजह से बर्बाद हो चुका है। यूवी रेज की वजह से लोग बाहर जा ही नहीं सकते, इसीलिए ज्यादातर सिटीज जो है वो एवोकेट हो चुकी हैं। तभी फिंच के सूट से एक स्टॉर्म वार्निंग आती है। वो तुरंत ट्रक घुमाता है और एक्सीलेटर को दबा देता है। पीछे से एक बड़ा तूफान उसका पीछा कर रहा होता है। खुशकिस्मती से वो अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी तक पहुंच जाता है कैटास्ट्रोफी से पहले। बाद में हमें पता चलता है कि फिंच ट्यूबरक्लोसिस से मर रहा है। उसका डॉग और दोस्त गुड डियर उसका उसके बड़े घर के अंदर इंतजार कर रहा होता है। फिंच उसे गले लगाता है, प्यार करता है और वो डॉग फूड को तैयार करना शुरू कर देता है जो उसने वहां से उठाया था। गुड डियर खा रहा होता है और फिंच सिर्फ एक ड्रिंक पीता है क्योंकि सप्लाईज भी खत्म हो रही है ना। फिर एआई की मदद से फिंच नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता है, जैसे डॉग का ख्याल कैसे रखें, घर के काम कैसे करें। ऐसे बेसिक इंस्ट्रक्शंस को वो अपलोड करता रहता है क्योंकि फिंच गुड डियर से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसके मरने के बाद भी गुड डियर का ध्यान रख सके। फिंच यूवी रेडिएशंस एक्सपोजर पर बहुत ज्यादा रिसर्च करता है। बाद में वो डेवी की आंखों को निकाल कर रोबोट के अंदर लगा देता है। जब वो रोबोट को चालू करता है तो उसमें डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। काफी बार कम्युनिकेशन फेल होने के बाद रोबोट फाइनली सर हिलाता है जो दिखाता है कि वो फाइनली फिंच की बात को समझने लगा है। फिंच बहुत खुश होता है कि रोबोट ने रिएक्ट किया और वो एक कदम आगे बढ़ चुका है। वो अपने डॉग के साथ खेलता है, ये सोच कर के शायद एक नया दोस्त मिलने वाला है। फिंच रोबोट से कहता है कि अपने बारे में कुछ बताओ। रोबोट कहता है कि उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि वो ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सबसे जरूरी बात कि वो फिंच के ना होने पर गुड ईयर का ध्यान रखेगा। तभी अचानक से पावर चली जाती है। फिंच बाहर जाकर विंड टरबाइन को रिपेयर करता है। जैसे ही वो केबल को रिकनेक्ट करता है तो लाइट वापस आ जाती है। अंदर आकर रोबोट अपना नाम रखता है, जेफ। तभी एक और बड़ा स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिंच वापस आकर जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट करता है ताकि वो फोरकास्ट कर सके। जेफ बताता है कि अगले 24 घंटों में 4 अलग अलग स्टॉर्म आएंगे जिनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। वो ये भी प्रिडिक्ट करता है कि स्टॉर्म लगभग 40 दिन तक चलेगा। ये सुनकर फिंच डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी पड़ेगी। वो सैन फ्रांसिस्को को सेफेस्ट जगह मानता है। उसके बाद वो रोबोट का पूरा बॉडी बनाना शुरू करता है। जब बॉडी कंप्लीट होती है तो फिंच रोबोट के ट्रांसफर रेट को बढ़ाना शुरू कर देता है और उसे चलना सिखाना शुरू कर देता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जेफ सक्सेसफुली चलना शुरू कर देता है, जबकि फिंच इस प्रोग्रेस से बहुत खुश होता है। गुड ईयर रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसके ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं करता। जैसे ही स्टॉर्म करीब आ रहा होता है, फिंच सारी जरूरी चीजें पैक करता है और जेफ का डाटा ट्रांसफर 72% पर ही रोक देता है। इस वजह से जेफ फुली डेवलप नहीं हो पाता और एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। फिंच डेवी को बुलाता है और भूल चुका होता है कि उसकी तो आंखें मैंने निकाल दी थी, तो वो उसके अंदर एक कैमरा लगाता है ताकि वो दोबारा से देख सके। चारों लोग फिंच, जेफ, डेवी और गुड ईयर फिर एक आरवी में चढ़ते हैं और सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। जेफ बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है और वो हर वो चीज करने की कोशिश करता है जो कि फिंच करता है। ग्रुप सक्सेसफुली स्टॉर्म से बच निकलता है। फिर वो लोग एक सुनसान शहर के पास रुकते हैं। फिंच अपना यूवी प्रोटेक्शन सूट पहनता है और बाहर जाता है और जेफ को भी बाहर आने के लिए बुलाता है। वहाँ फिंच जेफ को स्कैविंगिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन सिखाता है और सूरज की गर्मी के खतरों के बारे में भी बताता है। दोनों थोड़ा मजा भी करते हैं जब वो सूरज की गर्मी में पॉपकॉर्न पॉप करते हैं। हाँ बिल्कुल, इतनी बुरी हालत हो गई है सूरज की, लेकिन ये मजा कुछ ही समय तक रहता है। जब फिंच देखता है कि स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ रहा है, वो सभी को इकट्ठा करता है और स्टॉर्म से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में स्टॉर्म उनको पकड़ लेता है। फिंच तुरंत जेफ को पकड़ लेता है और बाहर ले आता है और उसे कहता है कि आरवी को वायर से बांधने में उसकी मदद करे। जब फिंच थक जाता है, जेफ जिम्मेदारी ले लेता है और सक्सेसफुली काम कंप्लीट कर देता है। फिंच आरवी के अंदर जाकर उसे सिक्योर करता है। फिर एक ह्यूज टोर्नेडो उनके ऊपर आता है और एक एक करके वायर्स टूटने लगती हैं। सिर्फ एक वायर बचती है। खुशकिस्मती से स्टॉर्म निकल जाता है और सब ठीक हो जाता है। फिंच जेफ की अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि आरवी का फ्रंट टायर डैमेज हो गया है। उनके पास स्पेयर
स्पेयर टायर तो होता है लेकिन जैक नहीं होता जिससे वो व्हीकल को लिफ्ट कर सके। तभी जेफ अपनी ताकत से आरवी को उठाता है और फिंच से कहता है कि टायर बदल दो, और वो टायर बदल देता है। अगली सुबह जेफ गुडईयर से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो डॉग की लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन फिंच उड़ जाता है और उसे समझाता है कि गुडईयर और उसके बीच में ट्रस्ट डेवलप होने में अभी समय लगेगा। उसी दिन एक बोर्ड दिखाता है कि सैन फ्रांसिस्को अभी भी 1522 मील दूर है। जेफ एक सवाल पूछता है कि ट्रस्ट क्या होता है। इस पर फिंच अपनी लाइफ की एक कहानी बताता है। वो कहता है कि एक प्रोजेक्ट में जब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आया था तो उसने अकेले नहीं सोल्यूशन निकाला था, लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को दिया। इस तरह वो लोगों का ट्रस्ट जीत पाया। इस दौरान फिंच की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं जहाँ फिंच खून की उल्टियाँ करता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो वो गुडईयर को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी जेफ आरवी के साथ मजाक कर रहा होता है। वो गाने चलाकर ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसकी क्लमनेस की वजह से वो हैंड ब्रेक छोड़ देता है और आरवी एक कार से जाके टकरा जाती है। जब फिंच उसे कन्फ्रंट करता है तो जेफ मासूम बनता है। फिर वो आरवी रिवर्स करता है लेकिन दोबारा टकरा जाता है। गुस्से में फिंच उसे दिखाता है कि सनलाइट उसकी स्किन के ऊपर देखो क्या असर कर रही है। फिर वो चिल्लाता है और कहता है कि जेफ का सिर्फ एक काम है, गुडईयर का ख्याल रखना। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद फिंच डिसाइड करता है कि वो जेफ को ड्राइविंग सिखाएगा। शुरू में जेफ क्लमजी होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्मूथली ड्राइव करने लगता है। फिंच इस प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन गुडईयर को अभी भी उसके ऊपर शक होता है। वहाँ खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं क्योंकि अब ओजोन लेयर नहीं है। जेफ सजेस्ट करता है कि वो लोग रात में ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि दिन में सूरज काफी खतरनाक हो जाता है, लेकिन फिंच समझाता है कि रात में भूखे लोग बाहर आ जाते हैं और वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। सुबह फिंच फिर से खून की उल्टी करता है और कांप रहा होता है। जेफ उसका ख्याल रखता है और पूछता है कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। फिर वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। जब वो एक बड़े शहर में पहुंच जाते हैं तो जेफ डेबी को उठाता है और दोनों सप्लाईज लेने जाते हैं। उन्हें एक हॉस्पिटल मिलता है जो कि ऑलरेडी लूट चुका होता है, लेकिन जेफ को ये बात पता नहीं होती, इसीलिए वो अंदर चले जाते हैं। जब फिंच उठता है उसे पता चलता है कि दोनों रोबोट्स गायब हैं। उसे मालूम हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो बहुत ज्यादा कमजोर होने के बावजूद वो अपना सूट पहनता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कोई उसे शैडो में से देख रहा होता है। उधर जेफ बहुत खुश होता है क्योंकि उसे खाना, दवाइयाँ और एक फैंसी जैकेट मिलती है। दूसरी तरफ डेवी कुछ स्नैक्स ढूंढता है, लेकिन उसे पास में रखे हुए बियर ट्रैप का पता नहीं होता। जैसे ही वो स्नैक्स के लिए झुकता है तो बियर ट्रैप उसे फाड़ देता है। अब उदास फिंच जब जेफ को ढूंढता है तो वो उसे माफी मांगता है और उसका पावर बंद कर देता है। जल्द ही फिंच एक गरज की आवाज सुनता है और जेफ को भी ढूंढ लेता है। फिंच जोरदार स्ट्रेस करता है और अब वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि ये उनके लिए सेफ नहीं है। दोनों भाग कर निकलते हैं, लेकिन फिंच मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। जब वो अपने आरवी तक पहुंचते हैं तो वो तुरंत स्पीड में वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन एक व्हीकल उनका पीछा कर रही होती है। थोड़ा दूर जाने के बाद फिंच स्टीयरिंग जेफ को दे देता है और उसे कहता है कि अब गलती मत करना। उसे पता चलता है कि वो गाड़ी उनका पीछा कर रही है। वो हेडलाइट्स को बंद कर देते हैं क्योंकि जेफ रात में देख सकता है। जब वो मिस्ट्री कार उनका पीछा कर रही होती है, फिंच जेफ से कहता है कि एक्सीलेटर पे पैर डालकर और तेज करो। जब वो एक स्ट्रॉम के अंदर घुसते हैं, फिंच एक व्हील पकड़कर उसे रोड से ऑफ कर लेता है। उसका प्लान था कि वो अंडरपास से गुजरे, लेकिन जेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि आरवी का हाइट अंडरपास से ज्यादा है। फिंच नहीं सुनता और अंत में एक्सीडेंट हो जाता है और आरवी का सोलार पैनल भी टूट जाता है। क्रैश के बाद जेफ अपनी ताकत से आरवी को अंदर पुश कर लेता है। उनके पीछे आई हुई कार रुकती है, फिर वो चल पड़ती है। जब फिंच को मालूम चलता है कि ये लोग छुप चुके हैं तो वो बाहर निकलता है और देखता है कि उनके सभी सोलार पैनल्स का नुकसान हो चुका है। वो अपने गलत फैसले का ब्लेम अपने खुद के ऊपर डालता है और कहता है कि वो इसको रिपेयर नहीं कर सकता। जेफ उसे यकीन दिलाता है कि वो उन्हें सैन फ्रांसिस्को लेके जा सकता है, लेकिन फिंच उसे कहता है कि बस अब बात मत करना। गुस्से में फिंच व्हीकल की तरफ लौट जाता है, जबकि जेफ बारिश में ही बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद जेफ अंदर आता है और फिंच से कहता है कि वो सोचता है कि वो गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच सकते हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। इस दौरान फिंच अपनी एक और कहानी सुनाता है और बताता है कि वो लोगों पर क्यों विश्वास नहीं करता। वो अपनी कहानी शेयर करता है कि कैसे उसने गुडईयर को एक बैग में पाया था और वो कैसे वहाँ पर अकेला था। फिंच बताता है कि उसने उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था और कैसे भूख ने एक अच्छे इंसान को मार मार कर मार देने की सोचने पर मजबूर कर दिया था। फिंच कहता है कि भूख किसी भी इंसान को मार देने के लिए तैयार कर देती है, लेकिन उसने उसे कोवार्ड बना दिया था क्योंकि वो सुपरमार्केट में एक लड़की और उसकी माँ को मरते हुए देख रहा था और बस छुप के बैठा हुआ था। अगली सुबह एक और बोर्ड दिखाता है कि सैन फ्रांसिस्को अब सिर्फ 480 माइल्स दूर है। जेफ व्हील पर होता है जबकि फिंच कमजोर हो चुका है और रेस्ट कर रहा होता है। अचानक जेफ विंडशील्ड के ऊपर एक बटरफ्लाई देखता
होता है वो गाड़ी रोकता है और फिंच को जगाता है और बटरफ्लाई दिखाता है। फिंच उठकर अपना हाथ बाहर निकालता है सिर्फ ये देखने के लिए कि वो सनलाइट से प्रभावित तो नहीं हो रहा। फिर वो बाहर जाता है और सूरज को महसूस करता है। यूवी रेडिएशंस इतनी कम हो गई थी कि अब कोई खतरा था नहीं। वो एक फूल और बटरफ्लाई देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जब वो अपना सफर जारी रखते हैं तो वो फ्लावर से भरे हुए एक प्लेन से गुजर जाते हैं। बाद में फिंच अपना सूट पहनता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो सन में पिकनिक करेंगे जो उन्होंने 10 सालों से नहीं की थी। फिंच अपनी पुरानी यादें शेयर करता है और वो कहता है कि वो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को ज्यादा कर सके। ये सुनकर जेफ एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर वो अभी निकल पड़ते हैं तो वो गोल्डन गेट ब्रिज तक 18 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन फिंच कहता है कि वो अब नहीं कर पाएगा। एक उदास जेफ फिर से फिंच से प्रॉमिस करता है कि वो गुडईयर का ख्याल रखेगा जब वो नहीं रहेगा। फिर वो गुडईयर का एक बॉल निकालता है और दोनों फेच का गेम खेलते हैं। वो बॉल जेफ को देता है और समझाता है कि ये एक तरीका है डॉग के साथ ट्रस्ट डेवलप करने का। फिर वो दोनों थोड़ी देर तक मजे करने लगते हैं लेकिन अचानक फिंच खून की उल्टी करने लगता है। उसका सफेद सूट खून से भरकर लाल हो जाता है। जब जेफ उसे पूछता है कि क्या वो मदद कर सकता है, फिंच कहता है कि उसने पहले ही मदद कर दी है। फिर वो जेफ के साथ हैंडशेक करता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इस मोमेंट में जेफ को हमारे इमोशंस भी दिखते हैं और वो दिखाता है कि वो अब समझने लगा है। फिर जेफ फिंच को आरवी के अंदर ले जाता है जहाँ फिंच लेट जाता है। गुडईयर फिंच को कंसोल करता है जब जेफ उनके सामान को पैक कर रहा होता है। फिंच अपने प्यारे दोस्त को एक और बार प्यार से थपथपाता है और फिर अपनी जिंदगी से अलविदा कह देता है। दोनों फिर से अपनी मॉर्निंग कंप्लीट करते हैं और जेफ फिंच का फ्यूनरल करेगा जिसमें वो उसके यूवी सूट के साथ उसे जला देते हैं। जब वो अपनी मॉर्निंग कंप्लीट कर लेते हैं तो जेफ अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू करता है फिंच की तरह और गुडईयर को खाना देता है। फिर दोनों फिर से फेच खेलते हैं। गुडईयर अब जेफ के साथ अपने आप को सेफ महसूस करता है और अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। जेफ को भी लगता है कि गुडईयर अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो फिर से सफर शुरू कर देते हैं। वो गुडईयर के साथ दोस्ती कर लेता है और गुडईयर भी उसके साथ अपनापन महसूस करता है। जब वो लोग गोल्डन गेट ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो जेफ फिंच का एक मेमोरियल बनाता है। वहाँ वो कुछ मैसेजेस देखते हैं जो लोगों ने अपने लव्ड वंस के लिए छोड़े थे ताकि वो उन्हें बता सकें कि वो कहाँ मिलेंगे। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर और भी सर्वाइवर्स हैं और शायद फैमिली मेंबर्स वापस एक दूसरे से मिल पाएंगे। आखिर के सीन में जेफ अपना ड्राइंग फिंच, गुडईयर और खुद का उस फेंस के ऊपर लगा देता है। फिर वो दोनों कहीं और चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें।